नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम नीच के राहु से संबंधित ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि राहु अन्य ग्रहों के साथ यानी नीच का राहु अन्य ग्रहों के साथ किस प्रकार के परिणाम देता है। इसके अलावा राहु अगर नीच का हो रहा है तो वो कौन से उपाय हैं जिनको करने पर राहु अगर नीच के परिणाम दे रहा है तो उसकी अशुभता में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा इसके पहले वाले जो 2 वीडियो हैं वो आपके द्वारा काफ़ी पसंद किया गया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, राहु ग्रह अगर मजबूत होता है तो व्यक्ति को इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, यानी व्यक्ति तरक्की करता है। और इसके अलावा अगर राहु ग्रह कमजोर होता है तो या फिर नीच का होता है तो क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता उत्पन्न करता है, मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, कंफ्यूजन की स्थिति यानी क्रिएट होती है। ठीक है, कब राहु नीच का होगा हालांकि इस पर चर्चा की जा चुकी है, लेकिन एक बार इसे ब्रीफ में देख लेते हैं, इसके पश्चात फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, राहु अगर नीच का हो रहा है इसका मतलब यह है कि यदि राहु कहीं पर भी किसी भी भाव में अगर मान लीजिए 8 नंबर का अंक लिखा है, ठीक, किसी भाव में अगर 8 नंबर का अंक लिखा है तो वृश्चिक राशि होगी, और 9 नंबर का अंक लिखा है तो धनु राशि होगी। यानी वृश्चिक राशि में मुख्यतः जो है राहु ग्रह नीच का माना गया है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार धनु राशि में भी राहु जो है वो नीच का माना गया है। यानी आप मान सकते हैं अगर मोटे तौर पर 8 नंबर और 9 नंबर कहीं पर लिखा है और वहां पर राहु बैठा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में राहु नीच का है। ध्यान रखें, सारी बातों पर विचार करना जरूरी है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि पूरी जानकारी ना होने के कारण कई लोगों के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कृपया आप ऐसा ना करें। केवल इसे एक शैक्षिक दृष्टि से लें, केवल चीज़ों को समझने की दृष्टि से लें, ना कि आप डायरेक्ट अपनी कुंडली पर अप्लाई कर दें। तो पहले, क्योंकि जब तक कुंडली की सारी बातों को ना समझ लिया जाए, लग्नेश की स्थिति नहीं देख ली जाए, क्या शुभ अशुभ ग्रहों की स्थिति नहीं देख ली जाए, या फिर अंश बल में राहु कमजोर है या मजबूत है ये ना देख लिया जाए, सारी बातों को विचार करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। हम क्या है सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं, तो जो सूत्र में जो बातें आई केवल उसी पर बात कर रहे हैं, ना कि समग्र रूप से। ठीक है, एक एक सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसे समझने की दृष्टि से ही आप सब लें तो ज़्यादा उचित होगा। तो ध्यान रखें कि 8 नंबर पर और 9 नंबर पर राहु जो है नीच का होता है, यानी कहीं पर 8 नंबर का अंक लिखा है, 9 नंबर का अंक लिखा है और राहु बैठा है तो वहाँ राहु नीच का होगा। अब किस तरीके के परिणाम देगा, आइए चर्चा करते हैं। राहु से संबंधित हमारा अगला सूत्र है आज का, वो ये है कि यदि राहु 8वें भाव में और 12वें भाव में नीच का होकर बैठा है, यानी कुंडली में 8वें भाव में और 8वें भाव में और 12वें भाव में राहु बैठा है और नीच का होकर बैठा है, तो इसके परिणाम ज़्यादा अशुभ प्राप्त होते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर यानी ये वाला भाव, ठीक है, जहाँ पर अष्टम भाव यानी कुंडली का, और द्वादश भाव यहाँ पर राहु बैठा है और नीच का होकर बैठा है। नीच का होकर बैठने का तात्पर्य है कि वहाँ पर राशि का अंक जो 8 लिखा हो या फिर 9 नंबर का अंक लिखा हो, ठीक है, तो राहु नीच का होगा, तो राहु जो है ज़्यादा अशुभ परिणाम दे सकता है। ठीक, किस प्रकार के अशुभ परिणाम देगा इस पर अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, ध्यान रखें, जब भी आप देखें कि राहु नीच का है तो उसका डिग्री वाइज अंश जरूर चेक करें। यानी अगर राहु कमजोर हुआ, डिग्री में कमजोर हुआ, अंश बल में कमजोर हुआ तो ज़्यादा शुभ परिणाम आपको देखने को नहीं मिलते फिर। और या फिर राहु पर कहीं से भी शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ जाए या किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राहु की जो अशुभता है वो समाप्त हो जाती है, कह सकते हैं उसमें कमी आ जाती है। समाप्त तो नहीं हुई, काफ़ी हद तक उसमें कमी आ जाती है, तो फिर उसके ज़्यादा शुभ परिणाम व्यक्ति को देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा नक्षत्र भी चेक कर सकते हैं कि राहु किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र के स्वामी की स्थिति क्या है। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। फिलहाल हमारा सूत्र यह था कि राहु 8वें और 12वें भाव में हो और नीच राशि में हो तो ज़्यादा शुभ हो सकता है। ठीक, अगले सूत्र पर अब विचार करते हैं। आज का हमारा नीच के राहु से संबंधित अगला सूत्र यह है कि नीच का राहु यदि चंद्र के साथ बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण योग लगाता है। ठीक है, नीच का राहु अगर चंद्र के साथ बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण योग लगाता है। अब सवाल उठता है, कई लोग यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि सर राहु और चंद्र दोनों साथ हो तो चंद्र ग्रहण तो वैसे ही हो गया। तो ध्यान रखें कि सामान्य रूप से अगर चंद्र के साथ राहु बैठा है तो सामान्य प्रकृति का हुआ। अगर मान लीजिए उच्च के राहु के साथ बैठा है तो उस प्रकार का हुआ, लेकिन नीच के राहु के साथ अगर चंद्र ग्रहण बनता है तो ये थोड़ा ज़्यादा नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक किस प्रकार का होगा, यानी मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान हो सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का से चिढ़ सकता है जल्दी से,
हालांकि सारी बातें विचार नहीं है, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं इनको हम अलग से चेक करेंगे। ठीक है, फिलहाल राहु के साथ ये चंद्रग्रहण योग बनाता है। उसी तरीके से अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य के साथ अगर ये मिलकर आपका सूर्य ग्रहण योग बनाएगा, नीच के राहु के साथ बना है, तो इसकी अशुभता थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब होगा क्या इससे? होगा ये कि अगर व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आएगी, मान प्रतिष्ठा में हानि पहुंचती है। अब कब हानि पहुंच सकती है? ध्यान रखें, राहु जब भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या फिर राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आएगी, तब ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो अब उस दौरान अगर आप उपाय कर लेंगे राहु और सूर्य के, तो ऐसी स्थिति में आप उससे काफी हद तक बच जाएंगे। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। अगला सूत्र हमारा यह है कि यदि मान लीजिए राहु बुध के साथ बैठ जाता है, ठीक, राहु बुध के साथ बैठ जाता है और नीच का राहु, ध्यान रखें नीच के राहु की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नीच के राहु के साथ अगर बुध बैठ जाता है तो जड़त्व योग, जड़ बुद्धि योग बना सकता है ये। ठीक है, जड़त्व, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है विवेकशील कम होता है, यानी विवेक की मात्रा जो है उसमें थोड़ी सी कम हो सकती है, शिक्षा में बाधा आ सकती है, यानी बुध जिन चीजों को कारक है उनसे संबंधित चीजों में कमी आ सकती है। यदि लग्नेश मजबूत नहीं हुआ तो स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन अगर हम चाहें तो उपायों के द्वारा उसमें बदलाव ला सकते हैं एक हद तक। लेकिन राहु अगर मान लीजिए गुरु के साथ बैठ जाए, नीच का राहु अगर गुरु के साथ बैठ जाए तो क्या होगा? तो गुरु चांडाल योग बनेगा। ठीक है, गुरु चांडाल योग बनेगा। अब उच्च के राहु के साथ बैठ जाए तब भी बनेगा, सामान्य राहु के साथ बैठ जाए तब भी बनेगा, नीच के राहु के साथ बैठ जाए तब भी बनेगा, लेकिन यह होगा कि अशुभता थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। ऐसी स्थिति में होगा यह कि अब गुरु जिन चीजों का कारक है उनमें थोड़े से नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु धर्म का कारक है, शिक्षा का कारक है, ठीक है, तो इन चीजों में कमी देखने को मिलेगी, यानी शिक्षा में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। या फिर गुरु के साथ नीच का राहु बैठा हुआ है तो गुरु चांडाल योग बनेगा, तो इससे होगा ये कि व्यक्ति जो है अधर्म की ओर अग्रसित हो सकता है। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लग्नेश और लग्नेश की स्थिति भी देखना अति महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा ये इस योग पर क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और इसके अलावा अंशफल वगैरह ये चीजें देखनी होती हैं, इनके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। आइए अब अगले नियम पर चर्चा करते हैं। नीच के राहु से संबंधित हमारा अगला सूत्र यह है कि यदि मान लीजिए कि नीच का राहु शुक्र के साथ बैठ जाए, ठीक, नीच का राहु शुक्र के साथ बैठ जाए तो क्या होगा? नीच का राहु शुक्र के साथ बैठ जाए, ध्यान रखिए जब भी राहु शुक्र के साथ बैठता है तो लंपट योग का निर्माण करता है। अब नीच का राहु बैठा शुक्र के साथ, तो आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि व्यक्ति जो है अनैतिक कार्यों की ओर अग्रसर हो सकता है, यानी चारित्रिक रूप से जो कार्य ठीक ना हो उनकी ओर व्यक्ति अग्रसित हो सकता है। ऐसे योग का ये निर्माण करता है, तो इसकी इस स्थिति में व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखें कि जो भी हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसमें वो ज्योतिष एक नेत्र है, यानी व्यक्ति को सजग करने का कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए आप चेक कर पा रहे हैं कि भाई नीच का राहु बैठा हुआ शुक्र के साथ, तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि इस तरीके के योग निर्मित हो रहा है, लंपट योग बन रहा है, तो आप इन चीज़ों से सावधान रहेंगे तो आप बुरे कार्यों से बच जाएंगे। नीच के राहु से संबंधित हमारा अगला सूत्र यह है, ध्यान रखें नीच का राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, जिस भी ग्रह के साथ नीच का राहु बैठेगा या फिर जिस भी भाव में ये राहु बैठेगा, किसी ग्रह के साथ बैठा होगा या किसी भाव में जाकर बैठा होगा, तो क्या होगा? उससे उनके फलों से संबंधित कार्यों को में ये नुकसान पहुंचाने का ही कार्य करता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हमें राहु की स्थिति देखनी होगी, इसके अलावा राहु का अंशबल देखना होगा, राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं ये चेक करना होगा, लग्नेश की स्थिति चेक करनी होगी। सारी बातों पर विचार करने के बाद नतीजे पर पहुंचा जाता है। अब कई लोग होता ही है कि जानकारी पूरी ना होने के कारण अज्ञानवश भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप केवल इसे शैक्षिक दृष्टि से लें, ना कि अपनी कुंडली पर अप्लाई करें, ठीक है। हाँ, अगर आपको पूरी जानकारी हो गई या काफ़ी हद तक नॉलेज होगा तो आप विश्लेषण करने में इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। राहु से संबंधित सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप भगवान शिव की आराधना करें, ठीक है। आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, सोमवार को दुग्ध मिश्रित जल से आप शिव का जो है अभिषेक करेंगे तो आपका चंद्रमा ठीक होगा। इससे सबसे बड़ी बात तो जिनको भी मानसिक समस्या है, जिनको भी कह सकते हैं चिड़चिड़ेपन, चिड़ जाते हैं किसी भी कारण से, या फिर मानसिक रूप से परेशानी महसूस होती है, वो भगवान शिव को दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करें तो आपका जो है मन शांत होगा, चंद्रमा ठीक होगा, और इसके अलावा आपका राहु भी ठीक होगा। राहु शनि केतु जो भी अशुभ ग्रह हैं वो सुफल देने लग जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है। इसके अलावा आप ओम का गुंजन करें, यानी एक प्रकार का आपका मेडिटेशन भी होगा, मन भी शांत होगा और अशुभ ग्रह अपना प्रभाव देना धीरे धीरे कम कर देते हैं, छोड़ने लग जाते हैं।
अगर आप किसी विशेष ग्रह से संबंधित कुछ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस मंत्र का उस ग्रह का वैदिक मंत्र या फिर उस ग्रह का बीज मंत्र से बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। और आपके जो भी अनुभव हों आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य शेयर करें। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।